नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान किए। इसमें इंदौर को देश के सबसे स्वच्छ शहर का सम्मान मिला है। समारोह में 4 श्रेणी में 78 पुरस्कार प्रदान किए गए। इस वर्ष विशेष श्रेणी में गंगा शहर छावनी बोर्ड, सफाई मित्र सुरक्षा, महाकुंभ पुरस्कार भी प्रदान किए गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज दिल्ली में यमुना वाटिका का दौरा किया। वो अपनी पत्नी के साथ बांस थीम वाले बांसेरा पार्क भी गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर खुशी जताते हुए कहा कि जन केंद्रित नीतियों के कारण बुनियादी ढांचे का विकास अभूतपूर्व और अकल्पनीय है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में विकास दर तेजी से बढ़ रही है। इसने भारत को दुनिया का सबसे आकांक्षी राष्ट्र बना दिया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज जयपुर दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री दादिया गांव में सहकार और रोजगार उत्सव सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करना है। इस सम्मेलन में सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सहकारी समितियों का लाभ उठाने पर चर्चा होगी। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में कॉमन सर्विस सेंटर का 16वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज 90% गांव तक कॉमन सर्विस सेंटर की पहुंच है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एआई मिशन की जानकारी साझा करते हुए बताया कि इसके तहत 10 लाख लोगों को फ्री में एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें 7.5 लाख सीएससी से जुड़े लोग भी शामिल होंगे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और परिवर्तन लक्ष्यों पर केंद्रित ऊर्जा संवाद में हिस्सा लिया। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत के पास तेल आपूर्ति के पर्याप्त स्रोत मौजूद हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। बिहार में आगामी मतदाता सूची के लिए चल रहे एसआईआर अभियान में अब केवल 6.85% मतदाता ही फॉर्म भरने के लिए शेष हैं। चुनाव आयोग ने ताजा आंकड़े जारी करते हुए जानकारी दी है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 6,99,92,926 गणना फॉर्म जमा हो चुके हैं। ये कुल वोटर का 88.65% है। बिहार में 35,69,435 मतदाता अपने पते पर नहीं मिले। यहां मृत मतदाताओं की संख्या 12,55,620 है। भारतीय पायलट महासंघ ने अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 की दुखद दुर्घटना से संबंधित प्रारंभिक निष्कर्षों और सार्वजनिक चर्चाओं को लेकर चिंता व्यक्त की है। महासंघ ने एक बयान जारी कर जांच प्रक्रिया से पायलट प्रतिनिधियों को बाहर रखे जाने पर असंतोष जताया। एयर इंडिया ने अपने सभी बोइंग 7878 विमानों में फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग सिस्टम की जांच बुधवार को पूरी कर ली और इसमें कोई समस्या नहीं पाई गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें मार गिराया जाएगा। मनोज सिन्हा ने गांधी स्मृति में जम्मू कश्मीर शांति की ओर विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि कश्मीर घाटी में शांति भंग करने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्पेन की यात्रा पर हैं। उन्होंने मैड्रिड में भारत और स्पेन के बीच फिल्म निर्माण के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। दोनों देशों के बीच फिल्म सह निर्माण को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता स्पेनिश फिल्म निर्माताओं को मध्य प्रदेश में शूटिंग स्थानों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पेनिश उद्योगपतियों को राज्य में फूड प्रोसेसिंग, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एग्री बेस्ड इंडस्ट्री में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के बाद उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में स्थापित इकाइयों में उत्पादन शुरू हो चुका है। पीटीसी इंडस्ट्रीज रक्षा और एरोस्पेस के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका अदा कर रही है। यहां पर निर्मित उत्पादों के निर्यात की भी तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के मामले में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी जारी है। आज सुबह 5 बजे से ही बलरामपुर से लेकर मुंबई तक ईडी छापेमारी कर रही है। ईडी ने नसरीन से पूछताछ के आधार पर ही छापेमारी की कार्रवाई की है। 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन के साथ हवाला और विदेशी खातों के मामले में भी ईडी जानकारी एकत्रित कर सकती है। हरियाणा के रोहतक में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.3 मापी गई है। भूकंप देर रात 12:46 पर आया था। पश्चिम बंगाल के कैश फॉर जॉब घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता पार्थ चटर्जी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। नई बेंच के गठन के बाद अगली तारीख तय होगी। हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। धीरे धीरे हापुड़ में कांवड़ियों का आगमन शुरू हो गया है और इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। डीएसपी जितेंद्र शर्मा के अनुसार यात्रा मार्गों के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। इससे मार्गों पर निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही पुलिस बल भी तैनात किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी प्रकाश सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से पुलिस मोबाइल कांवड़ बाइक लगाई गई है जो 24 घंटे तैनात रहेगी। कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद प्रशासन ने आज से 23 जुलाई तक निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। यह आदेश सभी स्कूलों के लिए है। मदरसा और संस्कृत बोर्ड के अंतर्गत संचालित शिक्षण संस्थान भी इस दौरान बंद रहेंगे। दरअसल शहर में शिव भक्तों के आने का सिलसिला जोर पकड़ने लगा है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है और प्रशासन ने यह फैसला यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए लिया है, जिससे बच्चों और स्कूलों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। भारी बारिश और भूस्खलन को देखते हुए अमरनाथ यात्रा दोनों मार्गों बालटाल और पहलगाम से अस्थायी रूप से रोक दी गई है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह दी है कि वो मौसम में सुधार होने तक अपने अपने आधार शिविरों में ही रहें। अब श्रद्धालु मौसम अनुकूल होने पर यहां से रवाना होंगे। हालांकि अमरनाथ यात्रा के बालटाल ट्रैक पर यात्रा बहाली के लिए अभियान जारी है। क्षेत्र में भूस्खलन की घटना तुरंत बाद बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। बालटाल इलाके में सीआरपीएफ की टीम ने भी अन्य सहयोगी एजेंसियों के साथ मिलकर बचाव अभियान चलाया और संकटग्रस्त लोगों की मदद की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से नमो घाट जलमग्न हो गया। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश के कारण एक परिसर ढह गया, जिससे कई दोपहिया वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड में आज प्रदेश भर में बारिश की चेतावनी जारी की गई। सुबह से ही राज्य की राजधानी देहरादून, नैनीताल और कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है और बाकी जिलों में बादल छाए हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वी और उससे सटे मध्य भारत में अगले 2 दिनों के दौरान और अगले 6 से 7 दिनों के दौरान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। उत्तर भारत की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। उत्तरी पंजाब, पूर्वी राजस्थान के साथ हरियाणा के कुछ जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट है। आईएमडी ने उत्तराखंड, उत्तर पंजाब, पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। छत्तीसगढ़ और पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो सकती है। बिहार में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा संभव है। गर्जन के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। वहीं ओडिशा, झारखंड में रिमझिम बारिश के अलावा तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश, वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है।
दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली समेत आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दादू दादू, हाँ ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानते हैं फटाफट अंदाज में। भारतीय शेयर बाजार आज के कारोबारी सत्र में सपाट खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 60 अंक की कमजोरी के साथ 82,574 और निफ्टी 21 अंक की गिरावट के साथ 25,191 पर था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात और विभिन्न परियोजनाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी मांगी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऊर्जा वार्ता 2025 भारत के एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भविष्य के ईंधन हरित हाइड्रोजन सहित स्वच्छ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में उभरते नए भारत की एक स्पष्ट तस्वीर करेगा प्रस्तुत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ गुरुग्राम में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के भारत परिसर का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत घरेलू शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण और भारत यूके रोडमैप 2030 में परिकल्पित भारत यूके सहयोग के शिक्षा स्तंभ को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक भविष्य में ब्याज दर में कटौती पर निर्णय लेने से पहले मौजूदा स्थिति पर ध्यान रखते हुए वेट एंड वॉच के मोड में रहेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने 36 योजनाओं को मिलाकर 24,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के परिव्यय वाली प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को दी मंजूरी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 97वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 81 लाख टन हुआ। सोना और चांदी के दाम लगातार दूसरे दिन हुए कम। 24 कैरेट के सोने की कीमतों में 400 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई। वहीं चांदी की कीमत में भी लगभग 800 रुपए कमी आई है। भारत में अगले 3 वित्त वर्षों में थर्मल पावर उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए निवेश पिछले 3 वित्तीय वर्षों की तुलना में दोगुना होकर 2.3 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। क्रिसिल रेटिंग्स के अनुसार अगले 3 वित्तीय वर्षों में निजी कंपनियां अपने निवेश का विस्तार करेंगी और लगभग 1/3 का योगदान देंगी, जबकि शेष राशि केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की होगी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने LNC इंडिया लिमिटेड को नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों पर लागू मौजूदा निवेश दिशा निर्देशों से विशेष छूट को दी मंजूरी। एडेको इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष भारत के त्योहारी सीजन में 2.16 लाख से ज्यादा सीजनल जॉब्स के अवसर होंगे, जो 2025 की दूसरी छमाही के दौरान GIG और अस्थायी रोजगार में सालाना आधार पर 15 से 20% की वृद्धि को दर्शाती है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्षों की तुलना में सीजनल हायरिंग वेव में 23% अधिक महिलाएं ले रही हैं भाग। भारत के सबसे बड़े सरकारी ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड ने बासल थर्ड कंप्लायंट अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 बॉन्ड जारी करके 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना को मंजूरी दी है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-जून तिमाही में बढ़कर 315.7 करोड़ रुपए हुआ।
अप्रैल जून 2025 तिमाही के दौरान भारत से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सिंगापुर को मिला। इस अवधि में सिंगापुर को भारत से कुल 2217.57 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ। दक्षिण अफ्रीका के केंद्रीय बैंक ने चेतावनी देते हुए कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ से लगभग 1 लाख नौकरियां खत्म हो सकती हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर कृषि और ऑटोमोटिव क्षेत्रों पर पड़ेगा। इजरायल ने सीरिया में सैन्य ठिकानों पर किया हवाई हमला। हमले में रक्षा मंत्रालय के एक हिस्से को बड़ा नुकसान हुआ है। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि सीरियाई सैन्य ठिकानों पर लगातार तीसरे दिन एयर स्ट्राइक की गई। आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि सीरिया के दक्षिणी हिस्से में हमने आतंकियों और सेना की गतिविधियों की पहचान की थी। ये एयर स्ट्राइक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम है। इजरायली सेना ने कहा कि वो दक्षिणी सीरिया में ड्रूज नागरिकों के खिलाफ घटनाक्रम और शासन की कार्रवाई पर नजर रख रही है। दोनों देशों के बीच संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज बैठक करेगी। वहीं करीब 1000 ड्रूज नागरिक सीरिया की सीमा पार कर गए हैं। साथ ही इजरायल में भी घुसपैठ करने की कोशिश की गई, जिसे इजरायली डिफेंस फोर्स ने नाकाम कर दिया। सीरियाई सरकार और देश के प्रमुख धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय ड्रूज के नेताओं के बीच नए सिरे से संघर्ष विराम की घोषणा की। ये कदम दक्षिणी सीरिया में कई दिनों तक चले संघर्ष और इजरायल द्वारा दमिश्क पर किए गए हवाई हमलों के बाद उठाया गया। ड्रूज समुदाय के प्रमुख धर्मगुरु शेख हिकमत अल हिजरी ने इस संघर्ष विराम से खुद को अलग कर लिया है, जिससे इसकी वैधता और दीर्घकालिकता पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। सीरिया पर इजरायली हमले को लेकर अमेरिका ने जताई चिंता। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि हमें इस बात की चिंता है कि ऐसे सैन्य हमले संघर्ष को भड़का सकते हैं और आम नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि लड़ाई रुक जाए, क्योंकि युद्ध विराम समझौते के कुछ ही घंटों बाद सीरियाई सैनिकों और स्थानीय ड्रूज लड़ाकों के बीच झड़पें शुरू हो गईं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लगा तगड़ा झटका। उनकी प्रमुख गठबंधन सहयोगी पार्टी शास ने सरकार से अलग होने की घोषणा की। इस कदम के बाद नेतन्याहू की सरकार संसद में अल्पमत में आ गई है। शास पार्टी ने सरकार द्वारा अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी समुदाय के लिए सैन्य सेवा से छूट देने वाले कानून को लागू न करने पर नाराजगी जताते हुए सरकार से अलग होने का फैसला किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका टैरिफ के मुद्दे पर जापान को भेजे गए पत्र के अनुसार काम करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ जल्द ही व्यापार समझौता हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि वो जल्द ही अच्छे व्यापार समझौते की घोषणा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे बड़ा समझौता उन 150 छोटे देशों के साथ हो सकता है जिसके साथ फिलहाल हम बातचीत नहीं कर रहे हैं और जिनके साथ हमारा ज्यादा व्यापार नहीं होता है। ब्राजील ने अमेरिका से मई में भेजे गए व्यापार प्रस्ताव पर जवाब देने की अपील की। अपील तब आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त से ब्राजील से आयातित सामानों पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ब्राजील के उपराष्ट्रपति जेराल्डो अल्कमिन ने कहा है कि अमेरिका और ब्राजील के बीच बातचीत अब जरूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि ब्राजील की सरकार अब भी अमेरिकी अधिकारियों के जवाब का इंतजार कर रही है और बातचीत की समय सीमा बढ़ाने में उसे कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से बात कर आपसी व्यापार सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई। वहीं दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। शेनबाम ने कहा कि दोनों नेता अमेरिका कनाडा मैक्सिको व्यापार समझौते का सम्मान करने पर सहमत हुए हैं। साथ ही उन्होंने और कार्नी ने 1 अगस्त की समय सीमा से पहले ट्रंप प्रशासन से बातचीत के लिए अपनाई जा रही रणनीतियों पर भी चर्चा की। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिका के अलास्का राज्य के तट पर आया 7.3 तीव्रता का भूकंप, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। बांग्लादेश के गोपालगंज में कल हुई हिंसा में 4 लोग मारे गए। ये घटना छात्रों के नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी की रैली के दौरान हुई। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के कार्यालय ने बताया कि गोपालगंज में कर्फ्यू लगा दिया गया है और एनसीपी पर हमला करने वाले अपराधियों को सजा से बचने नहीं दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने स्पेन दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने स्पेन में ला लीगा कार्यालय का दौरा किया। भारत सरकार और हमारे राज्य मध्य प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार फुटबॉल खेलने में रुचि रखने वाले युवाओं को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ये बात भी उन्होंने कही। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही 3 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में जीत दर्ज कर ली है। भारत ने टूर्नामेंट के पहले मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड पर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 258 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे भारत ने 10 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। भारत इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है जारी। इस बीच इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट ने एक हफ्ते के अंदर फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बुधवार को जारी नवीनतम सूची में 34वें स्थान पर पहुंच गए हैं। नाबाद 61 रनों की पारी खेलने वाले जडेजा 5 पायदान का फायदा उन्हें मिला है। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 T20 मैचों के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मैच 23 जुलाई को खेला जाएगा। इसी मैच के बाद रसेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रगन्नानंदा लॉस वेगास फ्री स्टाइल शतरंज टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगे। प्रगन्नानंदा को 16 खिलाड़ियों के इस टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन के साथ एक ही ग्रुप में रखा गया है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने उभरती हुई प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने के लिए AICF इस साल 10 और अगले साल जनवरी में एक फीडे ट्रेनिंग सेमिनार की मेजबानी करेगा। भारत की दिव्या देशमुख ने फीडे विश्व महिला शतरंज कप के प्री क्वार्टर फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जिनर झू को हरा दिया है। अब क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए उन्हें रिटर्न गेम में केवल ड्रॉ की जरूरत होगी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।